नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वागत करता हूं आपको अकुश स्टडी गारंटी पर, जहां पर मिलकर बनाएंगे अपने इतिहास, अपनी पहचान। दोस्तों, आज इतिहास की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और प्राचीन इतिहास को समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों, इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में कि स्रोत के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी होगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन दोस्तों, स्रोतों के आधार पर अगर पूछा जाए तो भी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग दोस्तों? प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। दोस्तों, स्रोत इतिहास काफी मायने रखते हैं, क्योंकि जब कोई भी स्रोत अगर किसी जमीन के अंदर से किसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर भी इतिहास को पढ़ा जाता है दोस्तों। तो एक सही ढंग से कालक्रम से इतिहास को पार्ट बाय पार्ट सजाने से उसको समझने के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक किसे कहेंगे दोस्तों? प्रागैतिहासिक वैसे इतिहास को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक चीजें मिली है, यानी पुरानी पुरानी चीजें मिली है, लेकिन इसमें कोई लिखा हुआ चीज नहीं मिला है दोस्तों। तो ऐसे इतिहास को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रागैतिहासिक। जैसे क्या हो सकता है दोस्तों? पाषाण काल। पाषाण काल में कोई भी लिखित चीज नहीं मिली है। दूसरा क्या है दोस्तों? आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक वैसे काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले, यानी कि पुरानी पुरानी चीजें भी मिले हैं, और लिखित लिखित चीज भी मिले, यानी लिखित स्रोत भी मिले हैं। लेकिन खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर लिखे हुए चीज को पढ़ा नहीं गया है। जैसे क्या है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में पुरानी पुरानी वस्तुएं भी मिली है, लिखित चीजें भी मिली है, लेकिन उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक वैसे काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं, लिखित स्रोत भी मिले हैं। खास बात यह है कि लिखित स्रोत को पढ़ा भी गया है। जैसे क्या है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के आगे जो भी इतिहास हुई है दोस्तों, वो सभी वहां की लिपि को क्या किया गया है दोस्तों? पढ़ा गया है दोस्तों। इसके ऊपर आप अलग से वीडियो बनाई गई है, उस पर आप वीडियो को देखें, जहां पर फुल कॉन्सेप्ट आपको इतिहास का मिलेगा, जहां पर स्टार्टिंग से इतिहास को समझाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक अभी हम लोगों ने देखा कि इतिहास की वह शाखा जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं लेकिन लिखित चीजें नहीं मिले हैं, वैसे काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे क्या है? पाषाण काल। ये प्रागैतिहासिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ताम्रकाल और पाषाण काल। इन दोनों को हम देखेंगे कि पाषाण काल तो अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों कि पाषाण काल जो आदि मानव रहा करते थे, और ताम्रकाल वो काल कहलाया दोस्तों जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी। मानव अपने प्रयोग में तांबे का उपयोग करने लगा था, और सबसे पहले आपको पता होगा कि मानव द्वारा तांबे की ही खोज की गई थी। पाषाण काल देखेंगे अब हम लोग दोस्तों। हम लोग का टॉपिक होने वाला है क्या? पाषाण काल। इस समय मानव पत्थर का उपयोग करता था और उन पत्थरों का औजार और हथियार बनाता था। यानी सिंपल भाषा में बात किया जाए दोस्तों कि पाषाण काल वह काल होता था जिसमें मानव पत्थर का उपयोग करके औजार, हथियार और विभिन्न विभिन्न वस्तुएं अपने प्रयोग के लिए प्रयोग करता था। वैसे काल को क्या कहते थे दोस्तों? पाषाण काल कहते थे। एक नोट देखेंगे हम लोग कि भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन, पाषाण काल का भारत में सबसे पहला अध्ययन किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। क्या? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही भारत में सबसे पहले पाषाण काल का अध्ययन किया था। एक और नोट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि भारतीय पुरातत्व के जनक, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। आशा करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा
कि प्रागैतिहासिक वैसे इतिहास को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। आदि ऐतिहासिक वैसे इतिहास को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक चीजें भी मिली है, लिखित चीजें मिली है लेकिन लिखित चीज को पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक वैसे काल को कहते हैं जिसमें पुरातात्विक चीजें भी मिली है लेकिन लिखित चीज भी मिली है लेकिन लिखित चीज को पढ़ा भी गया है दोस्तों। अब समझते पाषाण काल। अभी हम लोगों ने देखा कि जब पाषाण काल यानी पत्थर का युग, जब मानव अपने प्रयोग में पत्थर का उपयोग करके औजार हथियार बनाता तो उसे पाषाण काल कहते थे दोस्तों। भारत में सबसे पहले इसका अध्ययन करने वाले कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कौन है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम। पाषाण काल को हम लोग और बेहतरीन ढंग से और आगे समझते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तीनों को बारी बारी से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहले समझते हैं हम लोग पाषाण काल। क्या दोस्तों? पाषाण काल। हाँ दोस्तों, तीनों को एक मतलब डेट अलग अलग क्रम से पढ़ा जाता है। पाषाण काल का जो डेट होता है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। दोस्तों ये आपको ईसा पूर्व यानी कि बीसी और ईसवी यानी एडी में अगर दिक्कत है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दी गई है दोस्तों, आप वहां पर जाकर समझ सकते हो कि ईसवी और ईसा पूर्व यानी एडी और बीसी में क्या अंतर हो दोस्तों। वहां पर इस चीज को काफी अच्छे ढंग से समझाई गई है। तो पूरा पाषाण काल का डेट कब से कब तक माना जाता है दोस्तों? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं दोस्तों? पूरा पाषाण काल कहते हैं। आखिर इस पूरा पाषाण काल में कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या ऐसी चीजें मिली है, तो आइए उसको भी समझते हैं। खोज यानी इसकी क्या क्या लक्षण थे। पूरा पाषाण काल में जो मानव होते थे उसे आदि मानव कहते थे। ये लोग शिकार करते थे। ये लोग खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक यानी दोस्तों कि ये लोग इधर उधर से जो भी इनके भरण पोषण के लिए जो भी संग्रह यानी संचयन इकट्ठा करते थे उसी से अपना ये क्या करते थे दोस्तों? भरण पोषण करते थे। जैसे शिकार करते थे। और ये लोग चित्रकारी का करते थे, यानी पूरा पाषाण काल में चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है, यानी कि इस समय चित्रकारी करना ये लोग स्टार्टिंग किए थे। बड़े पत्थर का औजार बनाते थे। पूरा पाषाण काल का लक्षण क्या है, खोज क्या है दोस्तों? कि ये लोग औजार तो बनाते थे लेकिन बड़े बड़े मतलब उतने महीन नहीं होते थे। बड़े बड़े पत्थरों का क्या बनाते थे? औजार बनाते थे। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि पूरा पाषाण काल में ये लोगों ने क्या किया था? आग की खोज किया था। क्या दोस्तों? आग की खोज किया गया था। कि अगर आपसे कोई पूछे कि आग की खोज किस काल में हुई थी तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। क्या दोस्तों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का डेट कब से कब तक दोस्तों? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। कब तक दोस्तों? मध्य पाषाण काल का टाइम टेबल क्या है दोस्तों? 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसकी पहचान कैसे की जाए दोस्तों? इसमें क्या क्या चीजें मिली है? तो ये लोग भी शिकार करते थे। ये लोग भी खाद्य संग्राहक थे। अपने खाद्य संग्राहक अपने भरण पोषण के लिए करते थे। खास बात यह है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। क्या दोस्तों? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो रही, यानी ये लोग पशुओं को पालना सीख रहे थे दोस्तों, यानी इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस टाइम। आगे देखते हैं दोस्तों कि पूरा मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर यहाँ पर थे। क्या तो बड़े, पूरा पाषाण काल में बड़े पत्थर के औजार का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर का औजार यानी छोटे छोटे पत्थर का मेन पत्थर का क्या करते थे? ये लोग औजार बनाते थे। और मध्य पाषाण काल में आग की प्रयोग हो गया था दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, और यहाँ पर मध्य पाषाण काल में देख रहे हैं दोस्तों कि आग का प्रयोग हो गया था दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का टाइम कब से कब तक दोस्तों? 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें मिली थी?
इसमें कृषि का आरंभ हो गया था। खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल में ना कृषि का खोज हुआ है, मध्य पाषाण काल में ना कृषि का खोज हुआ है, लेकिन जैसे ही हम लोग 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आते हैं और नव पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे खास बात है दोस्तों कि कृषि के आरंभ यानी खेती करने ये लोग शुरू कर दिए थे और अच्छे तरीके से पशुपालन भी करने के। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जहां पर खेती होगी वहां पर पशुपालन होगी। ये लोग अस्थायी निवास करने लगे थे। अब जाहिर से खेती करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे और अस्थायी निवास यानी एक जगह से इनका स्थल भी समाज की रचना भी होने लगी थी। आगे देखते हैं कि इन्होंने पहिए की खोज की थी। क्या दोस्तों? पहियों की भी खोज की थी। खास बात है दोस्तों कि इन्होंने नवपाषाण काल में पहियों की भी खोज की थी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये समझ में आया होगा कि पूरा पाषाण काल 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक खोज क्या हुई थी। इसे पूरा पाषाण काल में मानव का आदि मानव कहा जाता था। ये लोग शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे, चित्रकारी का प्रमाण मिला है, बड़े पत्थर के औजार बनाते थे और आग की भी खोज हो गई थी। मध्य पाषाण काल में हम लोग देखेंगे, इसका टाइम है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या क्या खोजे, इनकी क्या क्या लक्षण है, पहचान क्या है। ये शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, छोटे पत्थर के औजार बनाते थे और आग का प्रयोग भी करना ये लोग शुरू कर दिए थे। नवपाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल कहते हैं। खास बात यह है कि कृषि स्टार्ट कर दिए थे, कृषि आरंभ हो गया था, अच्छे तरीके से पशुपालन करने लगे थे, अस्थायी निवास यानी समाज की रचना हो गई थी और पहिए की भी खोज ये लोगों ने कर दिया था। एक नोट में हम लोग देखें दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल वैसे काल को कहते हैं जिसमें मानव तांबा का प्रयोग शुरू कर दिया था और सबसे पहले मानव द्वारा कोई भी धातु अगर प्रयोग में लाया गया था जिसकी खोज हुई तो वो तांबा ही थे दोस्तों। तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज की गई थी? तांबा की खोज गई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये पाषाण काल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। प्राचीन इतिहास के अगर इतिहास को आप रुचि है उसमें तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आप इसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जाहिर सी बात है आपको ये समझ में आई होगी। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें।